हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विज्ञान टीचर। यशमणि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज अध्याय 2 विज्ञान में हम क्षारक के विषय में पढ़ेंगे। पहले मैं अम्ल के विषय में आपको बता चुका हूं कि अम्ल जलीय विलयन में H धनायन त्यागते हैं या मुक्त करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे ये लिखा गया है, हमने देखा है कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम अथवा H धनायन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। हम देखेंगे कि जल में किसी क्षारक को घोला जाता है तब क्या होता है। हम देख लेते हैं। NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH जल में घुलकर Na धनायन और OH ऋणायन देता है। जी Na धनायन OH ऋणायन, इसे आप देखते तो NaOH यह सोडियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन से बना हुआ है। जब इसे जल में घुला जाता है तो यह जल में घुलने पर Na धनायन ये और हाइड्रोक्साइड ऋणायन मुक्त करता है। ये जलीय विलयन में, इसीलिए हमें पीछे एक क्यूब देते हैं जलीय विलयन के लिए। और आप इस पर लिख सकते हो तीर के निशान पर का जलीय घोल है जो इसका, ठीक है ना। और ये सॉलिड है, ठोस। इसी प्रकार से KOH है तो KOH भी इसी प्रकार से आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर धनायन और ऋणायन मुक्त करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आपको 2 प्रकार के आयन इसमें भी मिलेंगे जो कि ये सॉलिड रूप में है। और यहाँ में देखें तो ये H2 जलीय विलयन में इसका घोल तैयार कर रहा है, तो यहाँ हमें पोटेशियम धनायन मिलेंगे और साथ साथ में हाइड्रोक्साइड ऋणायन मिलेंगे, ये भी जलीय विलयन में मिलेंगे। इसलिए यहाँ भी आप लिखना चाहें तो एक्वेटिक लिख सकते हैं। AQ जलीय विलयन के लिए संकेत रूप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी आपको इसी प्रकार की संरचना देखने को मिल सकती है, बस इसमें आयन की संख्या में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव है। इसीलिए जलीय विलयन में है तो यह देखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम धनायन बनाएगा और मैग्नीशियम पर डाइपॉजिटिव आयन है। इन सभी पर एक एक धनावेश है। एक धनावेश पोटेशियम पर भी है और 2 धनावेश यहाँ पर मैग्नीशियम पर है। इसीलिए जहाँ हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 2 हो जाती है, यहाँ हम आगे 2 लगा देंगे इसके, और यहाँ हाइड्रोक्साइड पर 1 ऋणावेश है। इस प्रकार से ये सभी क्षारक जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो कहने की बात ये हो जाएगी कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, तभी हम उन्हें क्षारकों को क्षार के रूप से या क्षार के नाम से जानते हैं। तो क्षार किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, या जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब यहाँ पे एक तत्व में आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि आप जानते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श होगा साबुन की तरह, स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना व चखना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक और कौन से क्षार हैं, ये हमें अलग अलग करना है। अब तक हम समझ चुके हैं कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन मुक्त करते हैं, जबकि क्षारक होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H धनायन तथा सभी क्षारक OH ऋणायन अर्थात हाइड्रोक्साइड ऋणायन मुक्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अतः
अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि वास्तव में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अम्ल और क्षारक यदि क्रिया करें तो लवण और जल बनता है। जब अम्ल और क्षारक की क्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए ये अम्ल क्षार जब मिलेंगे तो यहाँ पर लवण और प्लस जल यहाँ पर बनेगा। ठीक, ये क्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण की क्रिया। तो उदासीनीकरण की क्रिया को यहाँ एक उदाहरण के रूप में भी बताया गया है। H जिसमें लिखा गया है वो एक अम्ल है, M जिसमें लिखा गया है पीछे OH जिसमें है वह क्षार है। ठीक, इस प्रकार से इस उदाहरण स्वरूप इसे समझाया गया है कि अम्ल से H धनायन और क्षार से OH ऋणायन जब निकलता है तो H धनायन और OH ऋणायन आपस में ये मिलते हैं और यहाँ पर क्रिया होती है वो जल बनाने की होती है। क्योंकि यहाँ पर H की संख्या 2 हो जाएगी तो हम लिख देंगे इसे H2 और ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो हम लिख देंगे O, तो हो जाएगा H2O। ये जल का निर्माण हो जाता है जो कि लिक्विड अवस्था में। और लवण बनने का अंश ये आता है कि आगे जो धातु क्षारक होता है, क्षारक से धातु आ जाता है और पीछे से अधातु तत्व आ जाता है अम्ल का, तब वो लवण बन जाता है। इसे आप इस प्रकार से समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आपके सामने HCl अम्ल है, NaOH क्षार लिया है मैंने। ठीक, की क्रिया होगी तब यहाँ से आप देखेंगे कि जल का और लवण का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर से देखेंगे सबसे पहले ये तो धातु तत्व निकल कर आएगा यहाँ से और ये अधातु तत्व निकल कर आएगा। अब देख लेते हैं, ये तो इसमें हाइड्रोजन आएगा निकल कर, यहाँ से हाइड्रोक्साइड निकल कर आएगा, तब इनकी क्रिया होगी। अब ये देख लेते हैं कि Na और Cl यहाँ पर मिलेंगे आपस में तो ये NaCl बनाएंगे लवण, और यहाँ पर बनाएगा H और OH मिलाएंगे तो मिलेंगे तब बनेगा यहाँ पर जल। तो यहाँ आप देख लेंगे H और H के मिलने पर ये बन जाएगा जल। ये देख रहे हैं अब हम आगे कि ये जल जो बना है वास्तव में H और OH के मिलने से बना है। तो हम इसे ये पिंक कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर से हाईलाइट कर रहे हैं, और NaCl को हम ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि ये पूरा पोर्शन है ये आपको NaCl वाला, तो वो NaCl के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इसका धातु तत्व इसका अधातु तत्व आपस में मिलकर ये लवण को बना देते हैं, और यहाँ पर से H और OH ये बनाते हैं जल। ऐसा एक में नहीं, कई क्षार और अम्ल के साथ में हम क्रिया करके देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में उन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ आप इसे लिख भी सकते हो कि ये एक अम्ल है, ठीक, और ये क्षारक है। इस प्रकार से यहाँ आप लिख भी सकते हैं। अम्ल क्षारक की उदाहरण समझ में आ गई होगी, उसमें मैं एक और आपको उदाहरण बता देता हूँ, एक और उदाहरण आपको बताऊंगा। इसमें लिखूंगा HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल का उदाहरण लिया है मैंने। फिर यहाँ उदाहरण ले लेता हूँ मैं आपके सामने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का, ये KOH का उदाहरण ले लिया है। ठीक, यहाँ पर से हम देखेंगे कि H और OH सेम एक जैसे यहाँ से निकलेंगे, और ये H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर बनाएगा वो जल। यहाँ पर से ये बना देंगे जल, जिसे हम लिखेंगे H2 के रूप में। ठीक, और यहाँ बना देंगे ये KNO3, ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। नीचे प्लस लगा देते हैं।
अब आपको यहाँ आपको इंकित हो रहा होगा कि जे बन जाएगा जल, ठीक। और जे बनेगा, यहाँ पर से आप देख रहे होंगे तो जे बनाएगा लवण, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। ये सारी क्रिया एक जैसी होंगी सभी में। आपको ये समझ आ गया हो कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा, जिसमें कि जो जल के लिए हाइड्रोक्साइड आयन देगा क्षार और अम्ल देगा इसमें से H धन आयन, जिसमें से मुक्त होता है। और ये संपूर्ण क्रिया जो होगी वो वास्तव में उदासीनीकरण की अभिक्रियाओं में सम्मिलित हैं। ये दोनों ही अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये उदासीनीकरण से मतलब है उदासीन होना, न्यूट्रल होना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अम्ल क्षार के प्रभाव को निरस्त कर देता है, क्षारक अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर देता है, इसीलिए ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया है। पढ़ते हैं क्रियाकलाप 2.10। फर्स्ट लाइन में, एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, इसमें से कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। तो बीकर को हमें धीरे धीरे मूव करना है, घुमाना है, उसे मूव कराना है, हिलाना है। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए, बीकर को नीचे से छूना है। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आता है? यह प्रक्रिया ऊष्मा छिपी है तो ऊष्मा शोषित, हमें बताना। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अपने परीक्षणों के साथ में यहाँ लिखना है। तो ये हम आगे आपको बता देते हैं किस प्रकार से क्रिया होगी। जब हम अम्ल में जल में अम्ल मिलाते हैं तब क्या होता है, यह हम देख लेते हैं इसे। सबसे पहले बीकर, यहाँ पर H2SO4 को जल में मिलाया गया है, साथ साथ में। अब इसे हम सेकंड प्रोसेस में हिलाएंगे, तब देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए हिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद ये और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया गया है, हिला दिया गया है। अब नेक्स्ट में देख रहे हैं कि हम इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है हिलाने के बाद। तो हम देख पा रहे हैं कि जल में अम्ल मिलाकर हिलाने से बीकर गर्म हो जाता है, उसमें गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। इसमें अब आप चारों ओर से देख रहे होंगे, ठीक। इसी प्रकार से क्षार के साथ भी ऐसा ही होता है। ये देख पा रहे हैं, उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो यहाँ अपने प्रेक्षण को नोट करने से, तो उपयुक्त क्रियाकलाप में जो हम अभी हाल देख चुके हैं, अब भी हाल तुरंत में हमने देखा है कि वास्तव में अम्ल के साथ में क्या क्रिया होती है। अम्ल को जब जल में डालते हैं और बीकर को थोड़ा हिलाते हैं तो उसमें गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये क्रिया दोहराएंगे तब हमें यही प्रेक्षण मिलेंगे, अर्थात उसका आंसर हमारे पास यही होगा कि जब किसी जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है, जब डाला जाता है, तो बीकर का तापमान बढ़ जाएगा और यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ठीक। और जब अम्ल डालते हैं तब भी वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में काम करेगा। ये दोनों ही अभिक्रियाएं वास्तव में एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में हमें दिखाई देंगी, ठीक। और हम यह देख लेते हैं कि जल में सोडियम सबसे पहले H2SO4 अम्ल को मिलाने पर क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। तो ये हमारे पास H2SO4 अम्ल है, ठीक। जब इसे जल में घोला जाएगा तो किस प्रकार से क्रिया होगी। ठीक, जब जल में इसे अपन खोलते हैं तो इसमें दो प्रकार के आयन उत्पन्न होते हैं। एक तो हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न होंगे, ठीक, और दूसरे हमारे पास होंगे सल्फेट आयन, जो कि ऋण आयन के रूप में हमें प्राप्त होंगे। ये और दोनों ही आयन हमें जलीय विलयन में प्राप्त हो रहा है, एक्योटिक होंगे। ये अपन एक में पीछे लिख लेते हैं, ठीक। ये यहाँ हम देखेंगे सबसे पहली बात, जब ये क्रिया होती है, जब ये क्रिया होगी जब इसे हम जैसे ही जल में मिलाएंगे या घोलने की कोशिश करेंगे, ये H2SO4 को जब जल में डालेंगे, डालकर जब बीकर को हिलाया जाएगा, हिलाने के पश्चात वह जल में दो प्रकार के आयन होंगे, अर्थात इनके बीच के जो बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे, बंद होंगे वो टूट जाएंगे। H2SO4 के बीच के बॉन्ड के टूटने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह ऊर्जा
वास्तव में बीकर को गर्माहट देती है, जिसे हमने इस येलो रंग से उसमें बताया था। ये गर्माहट देती है बीकर, जिसके कारण गर्म हो जाता है या बीकर की तली गर्म हो जाती है। ये सब काम होता है इनके बीच के बंधों के टूटने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसके कारण ये गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, ये गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्षारक की क्रिया को देखते हैं तो क्षारक में भी ऐसा ही होता है। यदि हम बात कर लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे हम जल में मिलाएंगे तब क्या होगा, जब इसे जल में मिलाएंगे तब यह दो आयन में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। एक तो Na धन में और दूसरा हो जाएगा इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो दो प्रकार के यहाँ पर आयन बनेंगे, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। इनके बीच के ये बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे इनके बीच के बॉन्ड, जब जल में से घोला जाएगा। और जैसे बीकर खुलाएंगे तो Na धन आयन और OH ऋण आयन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और इनके अलग होने से भी उसमें उत्पन्न ऊष्मा, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ये ऊष्मा जब उत्पन्न होगी, सेम यहाँ भी और यहाँ पर, जिसके कारण बीकर की तली गर्म हो जाएगी, जिसे हम इस कलर से डिफाइन कर रहे हैं कि बीकर की तली गर्म हो जाती है। तो इसके कारण इस बीकर की तली गर्म हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अर्थात ये दोनों अभिक्रियाएं जो हम देख रहे हैं वह वास्तव में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी। दोनों अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानी जाएंगी। हमें यहाँ एक और परिभाषा मिल चुकी है कि ऊष्माक्षेपी, क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके उदाहरण भी ये हो सकते हैं, आराम से आप इनके उदाहरण के रूप में इन्हें लिख सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में। अर्थात दोनों में ही हमें क्रियाकलाप 2 में जो हमने देखा है कि उसमें वास्तव में कि जल में जब H2SO4 हम मिलाते हैं और मिलाकर जब उसे हिलाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, तब ये रिएक्शन आप देखेंगे। तो इसमें H धन आयन और SO4 में ये आयन का निर्माण होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण बीकर गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से NaOH को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोला जाता है, मिलाया जाता है, तब उसमें क्या होता है, तो इसमें भी बीकर की तली हिलाने पर गर्म हो जाती है, गर्माहट महसूस होती है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसके कारण भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए भी हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात ये दोनों ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अच्छे उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 10 आपका आज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आगे मैं आपको तो बता रहा हूँ। तो पेज नंबर 27 पर भी हम आज देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है साथियों, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बना पाया है, तो मैं आज इस वीडियो में थोड़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ आगे ज़्यादा। आप यह देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। और जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जल को सदैव धीरे धीरे अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए, और सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रित अस्फलित होकर बाहर आ जाता है। अस्फलित मतलब फैलकर या टूटकर, चटक कर, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के प्रयोग के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह लिखे होते हैं, ध्यान दीजिए। जलने में अम्ल या क्षारक के मिलाने की आयनिक सांद्रता हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा गया है, आप इसमें देख सकते हैं, बताया भी गया है कि सबसे मुख्य बात, मैं आपको मेन बातों पर फोकस करवा देता हूँ। पहले यहाँ पर मुख्य बात पर मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ। यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लें, मिलाते समय इसे जब जल में मिलाएंगे तो अत्यंत सावधानी से इसे मिलाना चाहिए, और अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए। जब हम इसमें हिलाते हुए डालेंगे तभी वो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो पाएगा और उसकी ऊष्मा का प्रसार हो जाता है, जिसके कारण वह पात्र चटकने से बच जाता है।
तो सांद्र अम्ल में जल मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण टूट जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हमें अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल डालना चाहिए। तो सांद्र अम्ल में कभी जल नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होगी, अस्फलित होकर वह बाहर आ जाएगा पदार्थ और आप जल जाएंगे, आप जल भी सकते हैं। इतनी अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें, जिसके कारण आप जो कांच का पात्र उपयोग में ला रहे हैं वह भी टूट सकता है। ठीक, इसलिए हमें ध्यान में रखकर ये वर्क करना है, कार्य करना है और शिक्षक की निगरानी में रहकर ही यह कार्य करना है। एक बात इसमें दी गई है कि यदि आप जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आप देखते हैं कि वास्तव में होता क्या है, में तनुकरण की क्रिया। तनुकरण की क्रिया इसलिए हो जाती है कि प्रति इकाई जो सांद्रता होती है हाइड्रोनियम आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की, वो कम हो जाती है विलयन में। अर्थात ये से हम मान लें, उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी इकाई आयतन में आयन सांद्रता, जो हम देख रहे हैं कि इकाई आयतन में आयन सांद्रता किस प्रकार से होगी, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं आपके सामने एक बीकर के रूप में संरचना बना रहा हूँ। तो बीकर के रूप में संरचना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीकर मैंने आपको ध्यान में बनाया। मान लीजिए इस बीकर में जो अम्ल भरा हुआ है, जो प्योर अम्ल है, और हमने ये 10 ml अम्ल लिया है। एसिड की मात्रा कितनी है? 10 ml है। और इसमें एसिड की जो 10 ml मात्रा है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 ml में लगभग 10 हाइड्रोजन आयन है, सघनता देगी। यदि हम इसे तनुकृत करेंगे, जल में मिला दें, इसमें 10 ml जल घोल दें। कितने ml जल में इसे घोले? 10 ml जल में, धीरे धीरे करके, तब यहाँ इनकी आयन की सांद्रता हो जाएगी। आप देखेंगे कि 2 ml जल में या 2 ml विलयन में 10 अर्थात 10 हाइड्रोजन आयन की संख्या हो जाएगी। तो आयन एक दूसरे से यहाँ दूर हो जाते हैं। 1 ml में पहले 10 आयन की संख्या थी, अब 2 ml में 10 आयन है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ 10 ml जल और बढ़ा दें या 10 ml संख्या और बढ़ा दें, जी देखिए यहाँ 10 ml जल की मात्रा में और बढ़ा देता हूँ तो ये टोटल विलयन हो जाएगा 30 ml। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3 ml में 10 आयन मौजूद होंगे। यदि 40 करते हैं पूरा तो 4 ml में 10 आयन मौजूद होंगे। तो आयन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है एक दूसरे से, जिसके कारण इनकी अम्ल की प्रबलता कम हो जाती है, अर्थात ये तनुकृत हो जाता है, पतला हो जाता है। इसी प्रकार से क्षारकों में भी ऐसा ही होता है। तनुकृत करने के लिए उसमें जल मिलाना पड़ती है या जल में हमें क्षार को मिलाना पड़ती है, लेकिन अम्ल में जल मिलाते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण अविस्फुटित होकर बीकर टूट भी सकता है ऊष्मा के कारण और आप जल भी सकते हैं। इसीलिए प्रयोग ये सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रतिदिन की तरह मैं फिर भी कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो जो मिलेंगी विज्ञान के पार्ट टू पार्ट मिलेंगे और पेज टू पेज मिलेंगे। क्रमशः मैं अध्ययन करा रहा हूँ उन पर आपको। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका, अन्य दो स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। मैं वीडियो यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। कल मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।